हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सबके घर पे सब परिवार एकदम ठीक ठाक हैं और आप सब भी बेशक से घर पे हैं, ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहे हैं और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को सब अपनाते हुए ही मूवमेंट रखेंगे। तो जैसे हमारी पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया अबाउट इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, आपने पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम आई होप आप सब ने पढ़ा है, देखा है, उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। ठीक है, तो हम उसी को थोड़ा सा और आगे स्टडी करते हैं। व्हाट द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम कैन गिव अस। सो व्हाट अबाउट दिस सिस्टम। यहाँ पे भी हमारे सामने एक पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है, बट यहाँ पे आप देखेंगे कि पहला जो लोअर डायग्राम है E0 स्टेट, E0 मीन्स दिस इज़ अ ग्राउंड स्टेट। तो एक पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम हमें ग्राउंड स्टेट का मिलता है जिसके डिफरेंट वाइब्रेशन लेवल्स हैं, गोइंग फ्रॉम V0 टू V1 टू V2 टू V3। ठीक है, ये सारे इसके वाइब्रेशनल लेवल्स हैं। सिमिलरली हमारे पास एक E1 एक्साइटेड स्टेट का पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है, इसके भी अपने लेवल्स हैं, गोइंग फ्रॉम V0 1 2 3 एंड सो ऑन। बट वी ऑल्सो हैव अ पोटेंशियल वेल E2, जहाँ पे मेरे पास जो लोअर साइड है वहाँ पे कोई वेल नहीं बन रहा है, इट इज़ गोइंग स्ट्रेट वे। ठीक है, तो मेरे पास दो एक्साइटेड स्टेट हैं, वन विच हैज़ अ वेल, वन विच डजेंट हैज़ अ वेल। ओके, सो इन सच ए केस जब मेरी इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होती है, सपोज गोइंग फ्रॉम V0 टू V2, दिस वन ए जो लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, तो इस केस में आपको एक स्पेक्ट्रा शो होता है, एक्साइटेशन होती है, सो देर विल, और जब वो एक्साइटेड एनर्जी वापस डाउन आती है, सो देर विल बी अ लॉस ऑफ रेडिएशन विच कैन बी ऑब्जर्व्ड। बट व्हाट इफ मेरी जो एक्साइटेशन है इट गोज टुवर्ड्स अ हायर साइड, सपोज ये जो बी लाइन आपको शो कर रही है, इसमें क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि अगर मेरा हायर साइड पे जाएगा तो देयर विल बी अ क्रॉस ओवर गोइंग फ्रॉम E1 टू E2। जब भी मेरा इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ऊपर अगर मेरा क्रॉस होगा, सो देयर विल बी अ क्रॉस ओवर फ्रॉम E1 टू E2 एंड द मॉलिक्यूल विल डिसोसिएट गोइंग फ्रॉम द दिस पोटेंशियल डायग्राम। ठीक है, जैसे कि हमने कहा था कि हमारे जो पिछले केस में हमने ये चीज़ देखा था कि ये जो फ्लैट रीजन है ये क्या बताता है कि मेरा जो मॉलिक्यूल है वो वहाँ पे जाके डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरी एक्साइटेशन है वो एक हायर साइड में जाती है तो मेरा पोटेंशियल वेल क्रॉसओवर हो सकता है और फिर भी मेरा मॉलिक्यूल जो है वो हायर साइड पे आके डिसोसिएट कर सकता है अगर वो इस पॉइंट से ऊपर चला जाता है। ओके, ना लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। हमने वहाँ पे मेंशन किया था गोइंग, जो मेरी एक्साइटेशन है दैट इज़ फ्रॉम V0। वाई V0? क्योंकि हमारा जो फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उनकी जो मूवमेंट है इट इज़ वेरी फास्ट इन कंपैरिजन टू द न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड एज अ स्टेशनरी, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग वेरी फास्ट, और उनके बिटवीन जो एक्साइटेशन है, ठीक है, वो बहुत जल्दी हो रही हैं, गोइंग फ्रॉम ग्राउंड स्टेट V0 स्टेट, ठीक है, टू अ हायर लेवल, जहाँ पे मेरी V0 इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेरे ग्राउंड स्टेट के 0th लेवल पे लाई करते हैं, देन 1 2 3 एंड सो ऑन। तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे मेरी पॉपुलेशन डेंसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, वहाँ से हमेशा एक्साइटेशन होगी। So when a photon falls on that particular molecule, the most probable electronic transition according to Frank Condon principle that takes place from V0 to the lower electronic state of V2 of the higher state। V2 क्योंकि उसका जो potential well है वो it is slightly shifted towards the right, तो जनरली वो ज़ीरो स्टेट पे नहीं जाता, उसके उस लेवल पे जाता है जहाँ पे मेरी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है या मेरा जो वेवलेंथ है वो करेक्टली मैच होता है। सो ट्रांजिशन टू अदर वाइब्रेशनल लेवल ऑल्सो ऑकर्स, तो बट मेरी मोस्ट प्रोबेबल जो हाई इंटेंसिटी है दैट इज़ 0 to 2। सिमिलरली यू कैन हैव 0 to 1 0 to 0, और हायर साइड में भी है 0 3 0 4 0 5 0 6, बट दिस विल ऑलवेज बी द मोस्ट प्रोबेबल वन।
जिसकी इंटेंसिटी आपको सबसे ज़्यादा नज़र आती है. सो देयर आर वेरियस रीजंस फॉर दिस. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी गिव्स अस. पहली जो प्रिंसिपल आपको याद रखनी है, और ये एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, व्हाट इज़ अ फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल. ओके, so movement of nuclei is considered negligible during the time taken by an electronic transition. That is what Frank Condon principle says. So what happened is, due to which all the electronic transitions are indicated by vertical lines. ठीक है, अगर मूवमेंट पॉसिबल होती तो हम वर्टिकल ट्रांजिशन की बात नहीं कर सकते थे. ठीक है, और ये ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है? फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट. ठीक है, बट देर इज सर्टेन रूल्स वी हैव टू फॉलो. ओके, यहाँ पे पहला सिलेक्शन रूल क्या है? हमारा जो ट्रांजिशन है, 0 to 0 ट्रांजिशन, दिस विल बी द लोवेस्ट एनर्जी एंड इट मस्ट बी ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. आपको एक्सप्रेशन याद होगा दैट E इज इक्वल्स टू एच न्यू. ठीक है, एंड व्हाट इज न्यू? न्यू इज नथिंग बट C अपॉन लैम्डा. सो दैट मीन्स योर एनर्जी E is inversely proportional to wavelength lambda. Okay, तो lower will be the energy, higher will be the wavelength. तो मेरी जो 0 0 transition है, that is of lowest energy and that is why it must be of longest wavelength transition and must be the most probable one. जनरली ऐसा कंसिडर किया जाता है कि 0 0 ट्रांजिशन है वो हमेशा मोस्ट प्रॉबेबल ट्रांजिशन होगी. ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है, बिकॉज 0 to 1 और इन सम केस 0 2 इज़ द मोस्ट प्रॉबेबल वन. सेकेंड रूल वी मस्ट सी इज़ द सिमेट्री. फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टू एब्जॉर्ब in UV or visible range, the ground and the excited state, they both cannot have U and G symmetry. U and G होता है अनगिरार्ड एंड जिरार्ड सिमेट्री. ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज अनजिरार्ड एंड जिरार्ड, और यू कैन से इट एज एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक और मूव ऑर्बिटल्स. ठीक है, सो जो यू यू ट्रांजिशंस हैं बिटवीन द सेम स्टेट और जी जी ट्रांजिशंस हैं, ठीक है, ये सारी हमारी फॉरबिडन है. ठीक है, सो दैट रूल इज़ ऑल्सो नोन एज बाय द टर्म लेपोर्टे सिलेक्शन रूल. ठीक है, ये भी एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चंस में पूछा जाता है. वो डिफाइन फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल और व्हाट इज़ लेपोर्टे सिलेक्शन रूल. ठीक है, तो यही कहता है कि बिटवीन एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक है, द बोथ cannot have U or G symmetry. Now look at the electronic spectra of diatomic molecules. ठीक है, पैरिटी पहले हम समझते हैं कि पैरिटी जो हम बात कर रहे थे अभी जिरार्ड और अनजिरार्ड की, वो है क्या. ठीक है, जिरार्ड मीन्स सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ इन्वर्जन. जैसे कि ये हमारे कॉस्को की बॉल है या फुटबॉल है, दैट इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ इन्वर्जन. आप उसके दोनों पॉइंट्स को अगर आप इन्वर्ट करते हैं, यू विल गेट द सेम रिजल्ट. ओके, सिमिलरली जैसे हमारे एस ऑर्बिटल्स के केस होते हैं. ठीक है, एस ऑर्बिटल हमारा स्फेयर होता है. ओके, तो अगर इसको आप किसी भी पॉइंट से इन्वर्ट करते हैं, यू विल गेट द सेम रिजल्ट. ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज जिरार्ड और सिमेट्रिक विद इन्वर्शन. ठीक है, सेकेंड इज पी एक्स एंड पी वाई ऑर्बिटल. इसको देखें, अगर मैं यहाँ के सेंटर ऑफ इन्वर्जन से मैं इन दो पॉइंट्स को क्रॉस ओवर करता हूँ, ठीक है, व्हाट विल हैपन? मेरे पास इन्वर्जन क्या होगा, उसका उल्टा आ जाएगा. द ब्लू विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. पहले वो इनिशियली राइट हैंड साइड पे था, वो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज अ यू सिमेट्री और अनजिरार्ड सिमेट्री और एंटी सिमेट्रिक विद इन्वर्जन. ठीक है, समझ में आ गया. वन इज़ अ जिरार्ड सिमेट्रिक, अनदर इज़ अ अनजिरार्ड एंटी सिमेट्रिक. तो ये मेरा एस के लिए था और पी एक्स एंड पी वाई ऑर्बिटल के लिए था. तो ठीक है, आप जानते हैं एटम्स के पास ही ऑर्बिटल्स हैं आपके एस पी डी एफ एंड सो ऑन. बट वहीं अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें, ठीक है, यू नो दैट मॉलिक्यूल्स में हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात होती है. ठीक है, सपोज यू टॉक अबाउट सिग्मा स्टार 1s, दैट मीन्स एंटी बॉन्डिंग. एंटी बॉन्डिंग मीन्स वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन हो रही है बिटवीन टू एस ऑर्बिटल्स. ठीक है, सो वन इज़ अ पॉजिटिव, अनदर इज़ अ नेगेटिव. अगर डिस्ट्रक्टिव
interaction होगी, so you will get this type of result where positive on the one end side, negative on the other end. So this will be a un-Girard anti-bonding molecular orbital, and that is why sigma star 1s is considered as un-Girard. ठीक है. Similarly सिग्मा 1s की बात करें, ठीक है, बॉन्डिंग की बात करें, दोनों पॉजिटिव हैं, देयर विल बी अ कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप, सो यू विल गेट अ sigma 1s bonding orbital which is whole a positive electron density and it is symmetric as you can see. इसको आप कहीं पे भी इन्वर्ट करें you will get the same result. That is why sigma bonding orbital, sigma 1s bonding orbital is a Girard orbital. वहीं पे अगर हम 2pz मॉलिक्यूल आपके ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा. अब वहाँ पे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन करते हैं, दैट मीन्स वन इज़ अ नेगेटिव अदर इज़ अ पॉजिटिव, ठीक है, ये ओवरलैप करते हैं. तो इस केस में क्या होगा, जो नेगेटिव पॉजिटिव है वो ऑर्बिटल स्क्वीज़ कर जाएंगे, अदर एंड ज़्यादा बड़े हो जाएंगे इनके, ठीक है. सो यू विल गेट अ अन-Girard सिमेट्री, एंटी सिमेट्रिक. सिमिलरली अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन है, योर नेगेटिव दिस विल इन्हांस एंड बोथ एंड साइड यू हैव पॉजिटिव. तो अगर मैं इसको इन्वर्ट करता हूँ आई विल गेट द सेम रिजल्ट, ठीक है. एंड दैट इज़ वाई दिस वन इज़ अ सिमेट्रिक और सिग्मा जी. वहीं पे पी एक्स और पी वाई को देखें, पी एक्स और पी वाई जो ओवरलैप हैं वो साइडवेज ओवरलैप होते हैं. जहाँ पे सिग्मा 2pz की बात थी, ठीक है, तो वो मेरा एंड ओवरलैप था, जिसकी वजह से मेरा एंड ओवरलैप होने की वजह से मेरी बॉन्डिंग हो रही थी. बट 2px और 2py में देर इज साइडवेज ओवरलैप बिटवीन द टू. इस केस में क्या होगा, मेरे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है दैट चेंजेस इट्स सिमेट्री, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव दे विल deflect against each other, but this whole configuration is symmetric. आप देखोगे दोनों एंड डायगनली पॉजिटिव है, डायगनली नेगेटिव है. तो अगर मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री से उसको कहीं पे भी इन्वर्ट करता हूँ आई विल गेट द सिमेट्रिक ऑर्बिटल. दैट इज़ वाई इन केस ऑफ पाई ऑर्बिटल द एंटी बॉन्डिंग आर योर Girard. वहीं पे अगर मेरा 2px 2py में बॉन्डिंग की बात होती है, बॉन्डिंग में साइडवेज ओवरलैप है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, बट पॉजिटिव इज ऑन द अपर साइड, नेगेटिव इज ऑन द लोअर साइड. सो दिस इज अ एंटी सिमेट्रिक वन. दैट इज वाई पाई 2px 2py बॉन्डिंग इज अन-Girard. बाकी जितने केस थे वहाँ पे जो बॉन्डिंग थी वो Girard थी, बट px एंड py के केस में जो बॉन्डिंग है दैट विल बी अन-Girard. सो व्हाट इज़ द मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, ये अभी तक हमने पढ़ा Girard और अन-Girard के बारे में. नाउ टॉक अबाउट मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टेट. सो इफ एस इज़ द टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर बताता है कि कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड स्पिन्स हैं आपके पास, देन स्पिन मल्टीप्लिसिटी विल बी इक्वल टू 2s plus 1. So suppose if you have spin quantum number equal to 0, then 2 into 0 plus 1, that becomes 1. So that will be a singlet state. Similarly, if s is equals to half, you have only one unpaired and that is, so हम उसको क्या spin को क्या कहते हैं, half spin है वो. In that case 2 into half plus 1, so that spin multiplicity will be equal to 2. That will be a doublet state and similarly it can be triplet state अगर s की वैल्यू 1 होती है. So for example, oxygen molecule, you know that oxygen has 8 electrons, O2 will be have your 16 electrons. So there will be, if you write down the electronic configuration, you are left with 2 unpaired electrons in the ground state. तो 2 unpaired है तो that means half plus half equal to 1. So if s is equals to 1, the spin multiplicity will be equal to 3. That means this will be a triplet state. Okay, so there is a question for you. What would be the spin multiplicity for H2 plus molecule? ठीक है, हाइड्रोजन आयन है आपके पास, एग्जाम में पूछा गया है कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालें. यहाँ मैं चाहूँगा वीडियो को पॉज करें, ठीक है, एंड ट्राई टू कैलकुलेट what would be the spin multiplicity of H2 plus molecule.
और अगर आप इसको अटेम्प्ट कर चुके हैं पॉज करके, ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ. योर स्पिन मल्टीप्लिसिटी विल बी कमिंग टू बी इक्वल टू 2. टर्म सिंबल पे हम कल जाएंगे, कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे. मैं चाहूँगा कि अभी तक हमने जो पढ़ा है आप इसको एक बार ध्यान से फिर से रिवाइज करें, और जो मैं क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ उसका आंसर ज़रूर करें, बिकॉज आई विल बी गोइंग टू मार्क योर अटेंडेंस on the basis of that attempt towards that question only. Okay, so thank you and all the best.